हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। चंद दिन पहले तक भी तुर्की और उनके प्रेसिडेंट एर्डोगन साहब बिल्कुल खिलाफ थे स्वीडन के मेंबरशिप के नाटो में। लेकिन अब रातों रात पता नहीं क्या हुआ कि नाटो की मेंबरशिप के लिए टर्की ने ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है स्वीडन को। दरअसल आप सभी को भी पता है कि एक बहुत ही हाई प्रोफाइल हेड ऑफ द स्टेट्स का समिट हो रहा है विल्नियस लिथुआनिया में, जहां पर नाटो के सभी मेंबर स्टेट्स के हेड्स आए हुए हैं और वहीं पर क्लोज्ड डोर मीटिंग्स में यहाँ पर टर्की और स्वीडन के बीच चंद इंपॉर्टेंट से नेगोशिएशंस हुए हैं, जिसके चलते टर्की ने स्वीडन के इस मेंबरशिप को एक्सेप्ट किया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या रिटर्न गिफ्ट्स टर्की को मिलने वाले हैं इस डील को एक्सेप्ट करवाने के लिए, और साथ ही साथ जानेंगे कि स्वीडन जो इतने सालों तक न्यूट्रल पोजीशन लेकर आया हुआ था, ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि उसे इस डिफेंस या फिर मिलिट्री पैक्ट नाटो में ज्वाइन करने की जरूरत पड़ गई। तो आज के इस वीडियो में उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज चैनल में छाया हुआ था कि टर्की और स्वीडन के बीच जहां पर नाटो का समिट हो रहा है विल्नियस लिथुआनिया में, तो वहां पर क्लोज्ड डोर कंसल्टेशन नेगोशिएशंस के बाद खासकर नाटो के चीफ जेंस स्टोल्टनबर्ग साहब भी वहां पर थे। तो इन दोनों कंट्रीज ने एक डील साइन की हुई है। यहाँ पर दोनों कंट्रीज के बीच एक अंडरस्टैंडिंग अग्रीमेंट आ गया हुआ है कि ये दरअसल एक क्रिटिकल टाइम है और स्वीडन को मेंबरशिप मिलनी ही चाहिए, यानी कि ग्रीन सिग्नल टर्की से अब मिला हुआ है स्वीडन के फुल फ्लेज्ड मेंबर बनने का। अब जाहिर सी बात है कि एर्डोगन साहब ने ये तो कहा कि टर्की इज इन सपोर्ट। अब टर्की के पार्लियामेंट को चाहिए कि वो एक्सेप्ट करे कि स्वीडन के मेंबरशिप को वो फुल फ्लेज्ड रेटिफाई करे, तभी जाकर स्वीडन जो है मेंबर बन सकता है। 32nd मेंबर नाटो का स्वीडन बन सकता है। और अभी हंगेरी वालों ने भी प्रोटेस्ट किया हुआ था, तो हंगेरी के बारे में भी थोड़ा बहुत हम एंड में जानने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, जो कि इतना बड़ा डील यहाँ पर साइन किया गया, जाहिर सी बात है कि थोड़े बहुत रिटर्न गिफ्ट्स तो मिलने ही पड़ेंगे। तो टर्की ने यहाँ पर 3 मेजर डील्स आप कह सकते हैं जो कि सील किए हुए हैं। एक तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ, दूसरा स्वीडन के साथ और तीसरा यूरोपियन यूनियन के साथ भी। हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। अब सबसे पहला जो रिटर्न गिफ्ट यूएसए से मिला हुआ है, इमीडिएटली जैसा ही तुर्की के हेड एर्डोगन साहब ने अनाउंस किया कि टर्की सपोर्ट में है स्वीडन के मेंबरशिप के, इमीडिएटली वाशिंगटन डीसी से यहाँ पर कि जो बाइडेन साहब के एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने अनाउंस किया कि इमीडिएटली F-16 फाइटर जेट्स जो है वो ट्रांसफर किए जाएंगे टर्की को। दरअसल ये डील कई सालों से रुकी हुई थी और ये माना जा रहा है कि जो कि टर्की ने एक्सेप्ट किया है स्वीडन के मेंबरशिप को, तो यूएस यहाँ पर लॉबी कर रहा था टर्की के लिए कि वो स्वीडन के लिए कि वो टर्की के साथ यहाँ पर कुछ ना कुछ डील हो और इमीडिएटली स्वीडन जो है वो नाटो का मेंबर बन जाए। और चंद घंटों में ही पेंटागन से भी यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और कहा गया कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन साहब ने टर्की के उनके काउंटर पार्ट जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं टर्की के यासर गुलर साहब के साथ फोन पर बातचीत की हुई है और डिस्कस किया कि किस तरीके से टर्की की मिलिट्री को मॉडर्नाइज किया जा सकता है। यानी कि क्लियरली यहाँ पर ये बताना कि यूएस टर्की की डिफेंस डील जो है वो की एस्पेक्ट थी टर्की के इस एक्सेप्शन के बिहाइंड, जो कि स्वीडन को अब यहाँ पर मेंबरशिप मिलेगी। अब देखिए हुआ क्या कि दरअसल 2019 में ये यूएस फाइटर जेट F-16 को अंकारा यानी कि टर्की वालों ने परचेस करने का प्रपोजल यहाँ पर दिया हुआ था ताकि पुराने वाले जो कोई भी फाइटर जेट्स हैं उन्हें रिप्लेस किया जाए थ्रू F-16। लेकिन यहाँ पर हुआ प्रॉब्लम क्या कि यूएस ने इमीडिएटली सैंक्शंस यहाँ पर लगा दिए हुए थे और एक इंटरनेशनल प्रोग्राम भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ था यूएस वालों ने, जिसके चलते नए F-35 फाइटर जेट्स को वो डेवलप करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे, जिससे कि वॉशिंगटन वालों ने टर्की को इससे दूर रखा। क्यों? क्योंकि टर्की वालों ने S-400 डिफेंस सिस्टम जो कि रशिया का है उसे एक्वायर किया हुआ था और यूएस में ऑलरेडी काटसा जो कि काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट चल रहा था, उसके चलते ये टर्की पर उन्होंने सैंक्शंस लगाए हुए थे और सिंस दिसंबर 2020 पूरी तरीके से एक डेडलॉक बना हुआ था यूएसए और टर्की के बीच। दोनों अलायंस भले ही नाटो के मेंबर्स क्यों ना हो, और ये पहली बार था कि किसी नाटो मेंबर पर इस तरीके के सैंक्शंस लगाए हुए थे। तो जाहिर सी बात है कि अब बहुत ही सक्सेस ये आप मान सकते हैं कि टर्की ने एक तीर दो निशाने लगाए। एक तो स्वीडन के साथ भी यहाँ पर डील हुई, दूसरा यूएसए के साथ भी डील हुई और तीसरा ईयू के साथ भी यहाँ पर मेंबरशिप की बात जो है वो फुल फ्लेज्ड आगे बढ़ाने की कोशिश की गई थी। अब दूसरा रिटर्न गिफ्ट स्वीडन से क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर एक जॉइंट डिक्लेरेशन साइन किया गया जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन सब कुछ दिए हुए थे। सबसे पहला स्वीडन जो है जो कुछ भी टेरर आउटफिट्स जो टर्की को लगते हैं जिन्हें पना या फिर शरण स्वीडन दे रहा है, तो जाहिर सी बात है कि स्वीडन उनके खिलाफ एक्ट करेगा। काउंटर टेररिज्म के जो कोई भी एफर्ट्स हैं उसे भी ये फुल फ्लेज्ड काम करने की कोशिश करेगा। और ट्राइलैटरल टॉक्स यानी कि टर्की, नेटो और स्वीडन, देखिए दरअसल इस तरीके का डिस्कशन पिछले ही साल 2022 मैड्रिड स्पेन में हो रहा था
लेकिन वो अनइम्प्लीमेंटेड था। लेकिन अब यहाँ पर पेपर पर लाया गया कि हर साल जो है नाटो, स्वीडन और टर्की तीनों मिलकर काउंटर टेररिज्म के लिए यहाँ पर जो कुछ भी इंपॉर्टेंट से स्टेप्स लेने हैं वो लेने की यहाँ पर वो कोशिश करेंगे, डिस्कस करेंगे। जाहिर सी बात है शायद एर्डोगन साहब यहाँ पर एक ऐसी छवि प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे थे कि ही वॉज अगेंस्ट टेररिज्म और वेस्टर्न इंटरेस्ट के साथ ही वो भी जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ स्वीडन वालों ने भी रीट्रीट किया कि वो किसी भी तरीके के किसी भी तरीके के एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, खासकर जो कर्डिश फाइटर ग्रुप्स हैं, उन्हें वो सपोर्ट नहीं करेंगे, जिन्हें टर्की दरअसल फतुल्ला टेरर ऑर्गेनाइजेशन कहता है, क्योंकि 2016 में एक फेल्ड कूप का अटेम्प्ट वहां पर किया गया था एर्डोगन साहब के खिलाफ। अब साथ ही साथ एक और निशाना भी एर्डोगन साहब लगाना चाहते थे। उन्होंने नाटो के इश्यूज को यूरोपियन यूनियन के इश्यूज के साथ जोड़ा और जिस ज्वाइंट डिक्लेरेशन को यहाँ पर साइन किया गया वहां पर खुले तौर पर टर्की ने बताया कि जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी टर्की को भी ईयू की मेंबरशिप दिलवानी चाहिए। 2005 से दरअसल टर्की ट्राई कर रहा है मेंबरशिप के लिए, लेकिन 2016 से पूरी तरीके से प्रोग्रेस रुका हुआ था टर्की के इस मेंबरशिप को लेकर यूरोपियन यूनियन में। और साथ ही साथ स्वीडन वालों ने भी सपोर्ट एक्सप्रेस किया कि हाँ, अब जो कि आप हमें नाटो के मेंबरशिप के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम टर्की के यूरोपियन यूनियन के मेंबरशिप के लिए सपोर्ट करते हैं, क्योंकि स्वीडन जो है वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। और साथ ही साथ टर्की वालों ने ईयू के साथ चंद इंपॉर्टेंट से डील्स भी यहाँ पर करने की कोशिश की। एक है ईयू टर्की के कस्टम यूनियन को मॉडर्नाइज करना और वीजा लिबरेशन। जाहिर सी बात है कि कई बार टर्की सिटीजन्स के वीजा को यहाँ पर डिसअप्रूव किया जाता था, तो उसी के चलते यहाँ पर ये बात भी हाईलाइट की गई कि एक वीजा फ्री ट्रैवल जो है हमारे टर्क्स को दीजिएगा आप थ्रू आउट यूरोप। ये एक इंपॉर्टेंट सा डिमांड यहाँ पर किया गया। और साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन के ऑफिशियल्स ने ये भी कहा, देखिए जो कुछ भी ब्लॉक के क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे, हम जाहिर सी बात है कि वीजा फ्री आपको एक्सेस यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, किसी भी तरीके का इल ट्रीटमेंट यहाँ पर टर्किश सिटीजन्स के साथ नहीं होगा। ठीक है, अब ये प्रोसेस है जो ईयू और टर्की से फॉलो करेगा। और साथ ही साथ दूसरा इंपॉर्टेंट सा डिमांड जो टर्की वालों ने रखा हुआ था वो ये कि कस्टम यूनियन में जो चेंजेस हैं वो जल्द से जल्द लाया जाए। ईयू में खासकर जो 1996 से ये डिमांड किए जा रहे थे, और जाहिर सी बात है कि इवन दोनों कंट्रीज या फिर दोनों साइड्स के कॉमर्स कम्युनिटीज वाले बार बार डिमांड करने पर भी ये चेंजेस नहीं लाए जा रहे थे। तो टर्की वालों ने कहा कि कस्टम यूनियन में भी चेंजेस हमें चाहिए कि आप लाओ। अब जाहिर सी बात है कि बहुत ही अच्छा सा यहाँ पर डील टर्की वालों ने साइन किया हुआ इन रिटर्न फॉर स्वीडन मेंबरशिप। अब स्वीडन न्यूट्रलिटी को फेयरवेल दे रहा है। जाहिर सी बात है कि इकलौता ऐसा कंट्री है या फिर उन चंद कंट्रीज में से है जो बहुत ही पीसफुल माने जाते हैं। पिछले 2 सेंचुरीज में कोई भी वॉर स्वीडन ने नहीं लड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर नाटो का इनका ज्वाइन होना एक बहुत ही बड़ा डिसीजन है। नो डाउट ये जो है वो करेजियस बात भी आप कह सकते हैं। और कोर सिक्योरिटी पॉलिसी जो थी, एम्ब्रेस किए हुए थे न्यूट्रलिटी को कई सालों से। इवन 2 वर्ल्ड वॉर्स में भी न्यूट्रल पोजीशन उन्होंने लिया हुआ था। इवन कोल्ड वॉर, थ्रू आउट कोल्ड वॉर भी स्वीडन वालों ने अपना एक न्यूट्रल पोजीशन ही लिया हुआ था। सबसे पहला ट्वीक इस नॉन अलाइनमेंट पर आया हुआ था 1995 में, जब स्वीडन ने यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप ली हुई थी और ग्रेजुअली नाटो कंट्रीज के साथ कोऑपरेशन उन्होंने बढ़ाया हुआ था। इवन पिछले साल तक भी, जो कि पब्लिक ओपिनियन फर्मली अगेंस्ट था नाटो के ज्वाइन करने में, तो इवन वहां के डिफेंस मिनिस्टर, नाटो के डिफेंस मिनिस्टर पीटर ने कहा हुआ था ओपनली के हर हाल में नाटो ज्वाइन नहीं करेगा स्वीडन। लेकिन कपल ऑफ मंथ्स में ही रशिया ने फुल फ्लेज्ड यूक्रेन पर वॉर अनाउंस कर दिया हुआ था, इन्वेजन अनाउंस कर दिया हुआ था। अब उसके चलते चौकन्ने हो गए और जाहिर सी बात है कि स्वीडन और फिनलैंड दोनों ने मिलकर पिछले साल मई के महीने में नाटो की फुल फ्लेज्ड मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ था। फिनलैंड को इमीडिएटली मेंबरशिप मिल गई, क्लियरेंस वहां पर, क्योंकि टर्की और हंगेरी वालों ने भी ज्यादातर रुकाया नहीं, लेकिन स्वीडन के लिए टर्की ने रुकाया हुआ था, ये कहकर के हमारे चंद रिजर्वेशंस हैं, जब तक उन्हें फुल फ्लेज नहीं करेंगे हमारे पार्लियामेंट वाले आपके मेंबरशिप को रेटिफाई नहीं करेंगे। तो अब जाहिर सी बात है कि वो खुद कंट्री अपने बारे में सोच रहा है कि कल को रशिया या फिर कोई भी इन्वेजन करने के लिए आएगा तो नाटो की सिक्योरिटी उन्हें वैसे भी मिल ही जाएगी। अब हंगेरी का क्वेश्चन क्या, क्योंकि हंगेरी और टर्की दोनों ही ऐसे कंट्रीज थे जो स्वीडन की मेंबरशिप के खिलाफ थे। देखिए टर्की के पास अच्छे खासे रीजंस थे, ठीक है, काउंटर टेररिज्म के ऑपरेशंस के बारे में, कर्डिश मूवमेंट्स के बारे में, अभी F-16 फाइटर जेट्स की डील वगैरह हो गई, यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप वगैरह। लेकिन हंगेरी ने कोई भी ऐसा रीजन स्पेसिफिक बताया नहीं था कि वो क्यों स्वीडन के खिलाफ है। बस इतना कह रहे थे कि स्वीडन जो है वो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को हमेशा से क्रिटिसाइज करते आया हुआ है वगैरह वगैरह। लेकिन रिसेंटली वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, हंगेरी के प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बान साहब ने कहा कि देखिए हम किसी के भी खिलाफ नहीं हैं, हम स्वीडन के मेंबरशिप के भी सपोर्ट में ही हैं, लेकिन हम थोड़ा बहुत वेट करेंगे और देखेंगे। ठीक है, वैसे हंगेरी जो है वो यूक्रेन के खिलाफ रहा है, खासकर जो वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन को जो मिलिट्री एड वगैरह भेज रहे हैं ना, उसके खिलाफ हंगेरी हमेशा ऐसा रहा है, और थोड़ा बहुत प्रो रशियन भी हम इसे कह सकते हैं।
तो जाहिर सी बात है कि कई सारे एनालिस्ट का मानना यह है कि दरअसल ओरबान साहब जो है वो वेट कर रहे थे कि टर्की के एर्डोगन साहब क्या करेंगे, और जैसा ही टर्की ने अब जो कि स्वीडन के एक्सेशन के लिए ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है, तो अब हंगेरी भी इमीडिएटली एक्सेशन के लिए ग्रीन सिग्नल दे ही देखा, क्योंकि फिनलैंड में के एक्सेशन के केस में भी ऐसा हुआ था, पहले टर्की ने दिया हुआ था, बाद में फिनलैंड ने उसे रेटिफाई किया हुआ था। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी इस वीडियो में। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वी प्रोवाइड यू कोर्सेस लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकैट एंड वॉरियर 10 इज अ कोड व्हिच यू शुड यूज सो दैट यू गेट 10% डिस्काउंट। मीट यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।